इतने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए थे कि जो आप कह रहे हो ना मन में डर, वो एक्चुअल प्री वाले दिन नहीं था उतना. बट रिलेटिव प्रेशर्स डोंट मैटर. वंस यू क्लियर एंड वंस यू हैव नॉट क्लियर्ड, उन 2 दिन के बीच में जो असली चेहरे दिखते हैं. सी प्रीलिम्स में द God source, if I have to tell you one, is PYQs. First, what worked for me or for my friends, वो लिस्ट है. बट उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना है. लाइक लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू कमिट ऑल मिस्टेक्स ऑन योर ओन. देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जिसको फॉर ग्रांटेड बिल्कुल नहीं लेना है, CSAT. और उसके बाद जाके फिर पता चला कि दिस प्रिपरेशन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट एवर यू हैव डन इन लाइफ अर्लियर. एवरीबडी स्टार्ट्स फ्रॉम दिस इक्वल, एग्जैक्ट इक्वल, एवरीबडी. फिर जितनी मेहनत उतना फल. जैसे मेंटल हेल्थ ठीक रखने के लिए फॉर ग्रांटेड मत लो, ऐसे मत सोचो कि चलेगी. उसके लिए वॉट एवर हेल्प्स, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है. जैसे हॉबी एस्पेक्ट, वो सिर्फ डैफ में भरने के लिए नहीं होता है, वो एक्चुअली हेल्प करता है. लाइफ में वाई क्लियर हो तो 90% काम हो गया. हाउ 10% होता है. यू नो दिस. हम सब लोग दौड़ रहे हैं उस वाई के लिए, और कभी ना कभी वो टकराता है, मिलता है. तो एक स्टोरी देता हूं तुम्हें. उस स्टोरी के बाद मैं मैम को बोलूंगा कि शी विल कम. उस स्टोरी को तुम लोग लिंक करते जाना कि हाउ इट्स हैपेंड. सच्ची घटना एक यूएसए में हुआ था. एक लेडी अपने बड़े से व्हीकल में, गाड़ी में, हमर जैसी गाड़ी, यानी कि थार का 4 गुना बड़ा, कैलिफोर्निया से जा रही थी. डेजर्ट एरिया था. अचानक से उनकी गाड़ी का टायर पंचर कर गया. गाड़ी को साइड में लगाया, कॉल किया कि कोई मदद के लिए आए. जब तक वो मदद के लिए आता, उन्होंने गाड़ी को जैक पे लगाया और गाड़ी का चक्का खोल के साइड में रख दिया. उनका एक छोटा सा बेटा था, 5 साल का. खेलते खेलते वो गाड़ी के नीचे चला गया. जैसे वो गाड़ी के नीचे गया, उसी समय जिस जैक पे गाड़ी खड़ी थी वो मैल फंक्शन और गिरने लगा नीचे. जब तक उस बच्चे को रियलाइज होता कि ये गाड़ी नीचे आ रही है, तब तक वो गाड़ी के नीचे ट्रैप हो गया, फंस गया. अब वो मां खींचने की कोशिश कर रही है, बच्चा नहीं निकल पा रहा. वो चिल्ला रही है, आवाज दे रही है लोगों को कि भैया कोई तो आए, लेकिन कोई नहीं आया. गाड़ी का वेट उसके चेस्ट पे, और इतना वेट आने लगा कि उसके माउथ से ब्लीडिंग हो गई और वो बच्चे का रिब्स टूटने लगा धीरे धीरे. उसकी मां को लगा कि अगर इस समय हमने इस अपने बच्चे को प्रोटेक्ट या नहीं सेव किया तो मेरे सामने ये मर जाएगा. उन्होंने क्या किया, ना आओ देखा ना ताओ, दोनों हाथों से उस हमर जैसी गाड़ी को लिफ्ट कर दिया. लिफ्ट करके बच्चे को बचा लिया. उसी समय लोग आए और बोले कि भाई आप तो सुपर वुमन है, आपको तो गिनीज बुक में जाना चाहिए, आप तो कमाल है. उनको लेके गए भी लोग, सेम गाड़ी दिया, बोला उठाओ. वो गाड़ी 1 इंच भी नहीं हिली. सारे साइकोलॉजिस्ट एंड लोगों ने इसको सोचना शुरू किया तो पता है क्या पाया, पर्पस है लेकिन इमोशन कितना है. और अगर इमोशनल पर्पस होगा तो कोई भी मंजुलेका बन जाएगा. दैट्स द आइडिया. तो मैम के पर्पस को लेके हम लोग चलेंगे. थैंक यू सो मच. अब इसी ग्राउंड पे अब आपको आगे की जर्नी आरुषि मैम करेंगे. सो ओवर टू मैम. एंजॉय करो. हम लोग फिर से आप लोग को फिर से मिलेंगे आकर के. ओके, थैंक यू सो मच डियर. Thank you, sir, for such a great introduction. Good morning, everyone. I hope everyone's having a good day. So just a quick show of hands. How many of you have already given an attempt? So most of you are first. Will be giving the attempt this year or few years. तो शुरू से ही शुरू करेंगे. ठीक. So see, what I have thought is, first I'll tell you about my UPSC journey, all the attempts that I give. Then basic की start कहाँ से करना होता है. Then I will divide my discussion into 2 parts, prelims and mains. And पहले I will give the basic ज्ञान which is expected of me. क्या करना है, क्या नहीं करना है. Then we'll take questions as per these 2 divisions. पहले prelim specific, फिर main specific. And then we'll open the floor for general doubts. Okay. So I am Arushi Sharma, Indian Postal Service Officer of 23 batch. I have given all the 6 attempts and my journey was like this. First prelims में नहीं हुआ था, 7 नंबर से रह गया. Second prelims नहीं हुआ, 2 नंबर से रह गया.
फिर तीसरे अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ रिजर्व लिस्ट से, तब मिला इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। फिर फोर्थ अटेम्प्ट दिया तो पोस्टल सर्विस मिला। उसके बाद फिर से इंटरव्यू तक गए पर सर्विस चेंज नहीं हुई। सो दैट वाज माय जर्नी इन ब्रीफ। आई स्टार्टेड राइट आफ्टर माय इंजीनियरिंग। लास्ट ईयर में प्लेसमेंट स्किप करके आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। सो तब से फिर यूपीएससी ही था। नाउ सी एवरीबडी नोज दैट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द सिलेबस, बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू रिआइटरेट, क्योंकि when you get into it, the things you start will be newspaper sources, random, बहुत दुनिया भर के sources आ जाएंगे आपके सामने। very very important कि आपको syllabus एकदम रटा हुआ हो, एक एक point एक एक word रटा हुआ हो। syllabus print करो, उसको subject wise divide करो। GS में 2-3, जैसे GS1 में 3 division आ जाते हैं, art and culture, geography and कौन सा होता है तीसरा, society। तो ऐसे करके चारों पेपर्स का आपको डिवीजन लेना है, अपने आप से डिवाइड करो, गेट अ प्रिंट आउट, पेस्टेड ऑन योर टेबल। देन व्हाट आई नीड यू टू डू इज कि इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्सेज हैं कि व्हाट आर द बुक्स, व्हाट आर द नोट्स विच हैव टू बी रेफर्ड टू द सब्जेक्ट्स। गो थ्रू अ फ्यू वीडियोज, फ्यू नोट्स एंड फिगर आउट कि हर टॉपिक पे यू नीड 2 सोर्सेज और 1 सोर्स। लेट्स से पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, स्टैंडर्ड है, सबको पता है। आई वॉन्ट यू टू राइट इट डाउन इन फ्रंट ऑफ द सिलेबस सो दैट यू आर क्रिस्टल क्लियर कि करना क्या है। उसके बाद व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर्स, जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, करंट अफेयर का जो भी सोर्स है, जितना भी पार्ट मेरा जो सिलेबस से रिलेटेड नहीं है उसे आप स्किप कर सकते हो। हेडलाइन पढ़ते ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये जीएस के कौन से पार्ट का, कौन से सब्जेक्ट का, कौन से पॉइंट का न्यूज़ है। That way it will help you in note making, which will come later. Since all of you are just starting note making, अभी I don't think होगी। Now, see, initially preparation रहेगा combined, prelims mains का दोनों का। Then prelims के 1 महीने 2 महीने पहले we focus on direct prelims, and pre और mains के बीच में it becomes mains focus obviously. So जो combined preparation है उसमें not in the starting but after let's say 1 or 2 rounds you start making notes always I recommend have to be mains oriented only। prelims वाला थोड़ा सा अलग extra बनता है which I will tell you about, but जो overall notes है वो combined रहेगा। और mains वाले part में I'll tell you कि कैसे बनाना है। So now we'll talk about prelims first। See, there are 2 things। first what worked for me or for my friends, वो list है, बट उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना है। लाइक लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू कमिट ऑल मिस्टेक्स ऑन योर ओन, एंड यूपीएससी जर्नी तो डेफिनेटली इज़ टू शॉर्ट टू कमिट ऑल मिस्टेक्स ऑन योर ओन। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेरी गलतियों से सीखो, जो मैंने और अपने बैचमेट्स में दोस्तों की गलतियाँ देखी हैं। आई विल टेल यू देम एंड प्लीज़ डोंट रिपीट दीज मिस्टेक्स, वरना यू विल जस्ट वेस्ट योर अटेम्प्ट्स लाइक आई डिड इन माई फर्स्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। So see, prelims में the god source, if I have to tell you one, is PYQs. PYQ शुरू से ही when you start reading a book, after the first read you go and see the PYQ of that subject। उससे आपको पता चलेगा कि जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो वो एक्चुअली लाइन पे चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के सब्जेक्ट वाइज PYQs निकाल के देखे पिछले 10-20 साल के, एंड यू विल रियलाइज कि आप कहानी की तरह पढ़ रहे हो या कौन सा फैक्ट उठाना है, कौन सा ईयर रटना है, ये सब दिमाग में सबकॉन्शियसली अपने आप ट्रेन होने लगेगा। जस्ट कीप गोइंग थ्रू PYQs अगेन एंड अगेन, स्टार्टिंग से ही। 2 तरीके से PYQs अपने पास रखना, एक होगा सब्जेक्ट वाइज डिवीजन वाला, दूसरा होगा ईयर वाइज। स्टार्टिंग में हम सब्जेक्ट वाइज से जाएंगे, बट एज वी मैच्योर वी विल शिफ्ट टू द ईयर वाइज PYQs। Along with PYQs, once you have some maturity in preparation, start going for tests also। टेस्ट भी अलग अलग फॉर्मेट के हैं, ऑल ऑफ यू नो, दुनिया भर की चीज़ें हैं। सो ओवरऑल जीएस वाला भी एंड सेकेंड सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस भी आते हैं, दैट यू कैन ऑल्सो डू। सम साइट्स ऑफर डेली MCQs, सब्जेक्ट वाला भी और करंट अफेयर वाला भी। आई रिकमेंड स्टार्टिंग में फॉर सम डेज, अ कपल ऑफ मंथ्स और फ्यू मंथ्स, गो थ्रू देम। बहुत सीरियसली नहीं भी तो जस्ट गो थ्रू देम, इट ट्रेन्स योर ब्रेन हाउ टू स्टडी। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जिसको फॉर ग्रांटेड बिल्कुल नहीं लेना है, CSAT। CSAT 24 का वॉज अ ब्लंडर। 23 का था, 23 का।
Like brilliant students failed that CSAT because we just took them for granted. मेरा भी आई थिंक CSAT अटका था उस साल. हाँ, 0.6 मार्क्स से CSAT अटका था, 0.3 से GS अटका था. Only because we took it for granted. And CSAT में, see if you have not started CSAT, I'll tell you how to start. कोई भी PYQ उठाओ 23 के अलावा, वो एक्सेप्शन था. कोई भी PYQ उठाओ और उसको टाइम फॉर्मेट में एग्जाम सेटिंग की तरह दे दो. And then see what your marks are. If you are very comfortably scoring 100 plus, let's say 2 PYQ उठाओ, 100 प्लस है आपका, तो आई रियली डोंट थिंक CSAT की अलग से क्लासेस या फोकस प्रिपरेशन की ज़रूरत है. फिर थोड़ा बहुत ऐसी फन MCQs देने से हो जाएगा अगर 100 प्लस कंफर्टेबल आ रहा है. अगर नहीं आ रहा है देन यू नीड टू फाइंड आउट आपका वीक एरिया क्या है. एंड 2 अप्रोच लोग रखते हैं, एक सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन करते हैं, एक सिर्फ मैथ्स करते हैं. दोनों अप्रोच खराब है. सब कुछ करना है. स्ट्रेंथ हो सकता है आपका, one might focus on the maths part, one might focus on the comprehension part, but I believe दोनों करने हैं. And what worked for me after the 23 debacle I realized was कि अगर 30 मिनट का स्लॉट रख के दोनों पार्ट्स पे फोकस करते हैं तो बेटर स्कोर हो जाता है. काफ़ी बेटर हो गया था, 130 आए थे उसके बाद. सो ये करना है, 2 पेपर उठा के 100 प्लस आया है तो ओके, नहीं तो वीक एरियाज डिस्कवर करो. अगर मैथ्स वाला पार्ट बहुत वीक है, क्लासेस हेल्प. अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स एंड नॉट इवन प्रॉपर क्लासेस, लाइक वीडियोस काफ़ी अवेलेबल हैं, टॉपिक वाइज वीडियोस हैं. किसी भी वीक एरिया के आप वीडियो देख सकते हो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड देन गो थ्रू द क्वेश्चंस विच आर ऑफ दैट एरिया. दैट विल हेल्प इन CSAT. नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट आई हैव रिटन हियर इज करंट अफेयर के. द करंट अफेयर करना कैसे है? तो करंट अफेयर मैंने 3 स्टेजेस में किया था. फर्स्ट स्टेज यूज टू बी डेली न्यूज़पेपर, बट दैट वाज फन फॉर मी. फॉर मेनी पीपल न्यूज़पेपर इज अ टॉर्चर, इट्स नॉट फन. So many people skip that also. It also works. Different approaches work for everyone. What worked for me was कि न्यूज़पेपर was fun. So breakfast के साथ या कॉफ़ी के साथ it used to be a nice break. पहले सुबह का अच्छा डेडिकेटेड स्टडी स्लॉट के बाद न्यूज़पेपर स्लॉट used to be a break. That was daily. उसके अलावा फिर करंट अफेयर मैगजीन भी. Now since my preparation was years long, so obviously no one strategy is stuck through all these 5-6 years. शुरू में I used to do monthly magazines. देन मंथली मैगजीन की जगह आई स्टार्टेड डूइंग जो डेली वेबसाइट पे आता है करंट अफेयर. बट करंट अफेयर के नोट्स एज सच डेली नहीं बनाया मैंने कभी. फिर जो एनुअल वगैरह वो सब उसमें हाईलाइट कर लिया, नोट्स बना लिए. तो ये था पूरे साल का. बट मेंस में सिंस करंट अफेयर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट रियली हेल्प मी वाज करंट अफेयर स्पेसिफिक क्लासेस ओनली बिटवीन प्री एंड मेंस. उसी के नोट्स बनते थे डेली में. जो भी एक्स्ट्रा अगर फैक्ट आया, कोई अच्छा केस स्टडी आया, एग्जाम्पल आया, सेम नोट्स में कंपाइल करते जाओ धीरे धीरे. तो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड देन MCQs. दिस वाज द 3-step प्रोसेस फॉर कवरिंग करंट अफेयर्स. नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि करंट अफेयर इज नॉट अ फ्रिंज टॉपिक. ऐसा नहीं है कि बाकी मेरे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है करंट अफेयर चलता रहेगा. ट्रीट इट लाइक अ सेपरेट सब्जेक्ट इटसेल्फ. उसके लिए प्रॉपर टाइम देना है. नोट्स बस ये है कि अलग से नहीं बनेंगे. करंट अफेयर नाम का कोई नोट्स नहीं बनेगा. उसको हमें, जैसे मैंने बताया, GS का मेरा सिलेबस क्लियर होना चाहिए. करंट अफेयर से जो भी नोट्स आ रहा है डायरेक्ट मेरा जो कंपाइल्ड नोट्स है GS 1, 2, 3 का फोल्डर है उसमें जा रहा है. दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ यू स्टार्ट मेकिंग नोट्स फॉर एवरीथिंग अलग से, यू विल नेवर बी एबल टू रिवाइज देम, नेवर. सो टेस्ट, एंड दिस अप्लाइज टू टेस्ट एंड PYQs ऑल्सो. उसमें से भी आपको जो भी नया मिलेगा वो आपके जो मेन नोट्स हैं उसमें जाएगा. जैसे एग्जांपल, आर्ट एंड कल्चर में जितनी बार टेस्ट लोग दोगे ऐसा लगेगा कुछ पढ़ाई नहीं करी है, सब कुछ नया है. तो उसको फिर इट्स ओके. उन टेस्ट का पर्पस ही ये होता है कि आपकी नॉलेज बेस बढ़े. तो उसमें से निकालने हैं फैक्ट्स और अपने नोट्स में लिखते जाओ. नाउ सी फॉर प्रीलिम्स. वन थिंग दैट इज अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट इज, कुछ फ्रिंज चीज़ें होती हैं, जैसे मैप्स होता है, ये कमिटी वगैरह होता है, कॉन्फ्रेंस, UN की बॉडीज़, ये आपको किसी एक स्पेसिफिक सोर्स में नहीं मिलता है. इसके लिए एक बार एफर्ट लगा दो, ये 4-5 चीज़ें फिगर आउट करके इनका अलग से नोट्स बना लो. 1 पेजर 2 पेजर टाइप का बनता है.
जैसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वो हर साल नए आ जाते हैं। तो इनको मैप पे अगर आप एक बार बना लोगे, पेस्ट इट और जस्ट रटाफाई देम, यहाँ से बहुत नंबर आ जाते हैं। एंड दीज आर वेरी इजी मार्क्स टू गेट। एंड वी ऑल नो प्री में 2 नंबर 4 नंबर से ही बहुत फर्क पड़ जाता है। So these were the things apart from the basic, which I'm sure you might have listened to multiple videos and multiple toppers, what I feel was important to focus on. Now I'll shift to what were the blunders, mistakes you can do in prelims. No one better than me to teach you this. See, सबसे पहला ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आपको लगता है आपका academic background बहुत strong रहा है, you have been one of the toppers, one of the smart kids, prelims will humble you down if you go into it overconfident. And this has happened not just with me but many people. और पहले GS तो छोड़ो, again 23 का CSAT, IITians failed. That was just pure overconfidence. First prelims में मुझे लगता था कि prelims, what I heard was prelims separates wheat from chaff. And my confidence was, since I come from a good academic background, obviously I'm wheat. I'm not chaff. और उसके बाद जाके फिर पता चला कि this preparation is very different from whatever you have done in life earlier. Everybody starts from this equal, exact equal, everybody. फिर जितनी मेहनत उतना फल, same. Now, second mistake, which I committed in the initial, at least 1-2 attempts, was PYQs को टेस्ट से ज़्यादा importance नहीं दी थी। ये I realized after some time that PYQ is the best source to learn for prelims, and not just for knowledge. Knowledge तो आप बहुत सारा रट रहे हो, notes बना रहे हो, sources पढ़ रहे हो। PYQ से आप पकड़ते हो UPSC की language. Now I'm not recommending tricks, they also failed 23-24 के बाद, but just pure language. UPSC की एक certain language है. Once you go through 20-30 years of PYQs again and again, subconsciously you will register that language. And see, एक होगा कि आप ट्रिक्स रटो कि डिस्टेंस अगर दिया है तो गलत है, ओनली अगर स्टेटमेंट में है तो गलत है, इट माइट फेल, बट सबकॉन्शियसली लैंग्वेज अगर रजिस्टर हो गई तो जो द क्वेश्चंस दैट वी अटेम्प्ट जिसमें 50-50% आ जाता है, यू कैन नॉट एलिमिनेट मोर देन 2, उसमें यू गैदर अ कॉन्फिडेंस दैट ओके आई विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लैंग्वेज दैट यू ग्रास्प. सो PYQ हैज टू बी गिवन utmost importance. Third thing, which I have heard from a lot of friends is कि prelim से just पहले 1 महीने पहले से भी they didn't switch to the pre mode. So normal preparation चलती रही, great people, great aspirants, good preparation, but pre mode में नहीं गए. mentally अपना switch नहीं किया कि अब हम pre देने जा रहे हैं. So आपने और toppers को सुना होगा कि जैसे some people who study in the night, अगर prelims में sleep schedule ठीक करे बिना नहीं जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है. तो सेम हैपन्स नॉट जस्ट स्लीप बट इन जनरल प्रिपरेशन. सो आई रिकमेंड पहला अगर प्री दोगे तो एटलीस्ट 2 महीना 3 महीना डिपेंडिंग ऑन वेयर यू स्टैंड, और अगर फिर सब्सिक्वेंट देते हैं तो एटलीस्ट 1 महीना. उससे पहले यू हैव टू मेक दैट स्विच कि उसके बाद मेंस खत्म, प्री इज देयर, एवरी डे यू आर गोइंग थ्रू PYQs, यू आर टेकिंग दैट लैंग्वेज इन टू योर अकाउंट, एवरी डे यू आर रिवाइजिंग लाइक क्रेजी. 1 महीने पहले वो स्विच ज़रूर कर लेना. Now this I have written again because it's important. CSAT को please granted मत लेना. It's very easy to clear once you've put in that basic effort, and it sucks to fail. You question your entire basic common sense कि ये कैसे fail हो गया. So please don't take that for granted. आप लोगों में से कितने लोगों ने प्री का टेस्ट या PYQ कुछ भी 1-2 घंटे के टाइम में दिया है as a practice? Not many. So see, you will not realize the importance of this point right now, but you will. You really have to practice how to attempt the paper. कि आपको कौन सा attempt style सूट कर रहा है. आपको 1 iteration में होता है, 2 iteration में होता है, कितने में होता है. और ये experiment trial and error से tests में जब आप trial and error करोगे, then you will figure out.
what I will tell you mine is कि मेरे को कौन सा सूट किया था and how I reached to that stage where I am confident कि okay this style suits me. So I used to, when I was giving tests, a lot of tests, उसमें I made a Excel and Excel में I used to write कि first iteration में कौन से कितने questions करे, accuracy कितनी रही, second iteration में कितने करे accuracy and third. मेरे को करता था 3 iteration वाला सूट. फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 100 आई यूज टू गो इन 1 रीड जिसमें 100% कॉन्फिडेंस है, जस्ट टिक इट एंड दैट्स डन. अदर्स आई यूज टू एलिमिनेट द ऑप्शंस. सो जितने क्वेश्चंस में आई कुड एलिमिनेट 2 ऑप्शंस एटलीस्ट, उसमें मैं ऐसे 2 लिख देती थी उसके साइड में, सर्कल इट और 2 वट एवर. एंड ये क्वेश्चंस रहेंगे जिन पे आई विल कम इन द सेकेंड आइट्रेशन ऑफ द पेपर. देन देयर यूज टू बी वन जिसमें एक एलिमिनेट हो गया, या ऐसा लग रहा है कि इस पे इफ आई कम बैक अगेन मे बी आई विल अटेम्प्ट इट, उस पे आई यूज टू राइट 3. नाउ आफ्टर द फर्स्ट आइटरेशन व्हेन आई एम डन विद 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चंस, देन आई यूज टू फिल द बबल्स. उसके बाद फिर ब्रीथ इट आउट 5 मिनट 2 मिनट का ब्रेक लेके देन कम टू द सेकेंड आइटरेशन. सेकेंड में आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द क्वेश्चन जिस पे 2 लिखा है, सिर्फ वो वाले, और उनको करना ही करना है अटेम्प्ट. डिपेंडिंग ऑन फर्स्ट में आपका कितने अटेम्प्ट हो गए हैं उसके बेसिस पे सेकंड, बट यूजुअली हमेशा अटेम्प्ट करना ही होता है. एंड ऑल्सो फॉर सम पीपल कम क्वेश्चंस मोर एक्यूरेसी वर्क्स, फॉर सम पीपल मोर क्वेश्चंस एवरेज एक्यूरेसी वर्क्स. दिस ऑल्सो यू हैव टू फिगर आउट बेस्ड ऑन योर एक्यूरेसी लेवल्स. मेरे लिए एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल वाला स्ट्रैटेजी यूज टू वर्क. आई यूज टू टारगेट 90+, बहुत अगर डिफिकल्ट एग्जाम आ जाए तो 85+ क्वेश्चंस. सो सेकेंड आइट्रेशन वाले क्वेश्चंस हो गए. देन आई यूज टू कम काउंट कि अब तक कितना हो गया है. टारगेट इज 85 और 90. देन थर्ड आइट्रेशन में फिर ये हमें कॉल लेनी होती है कि कितने तुक्के मारने हैं. जो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, लेट्स एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर के, कि जिसमें कोई आइडिया नहीं है, सुना ही नहीं है वो टर्म, उस पर बड़ा सा क्रॉस मार दो, वो अटेम्प्ट करना ही नहीं है, उसमें कोई तुक्का नहीं मारना है. और फिर बाकियों में आपको कॉल लेनी है कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए हैं, कितना तुक्का मारना है, ये सब. नाउ ये सारा आप ट्रायल एंड एरर अपना अगर टेस्ट में कर लोगे तो प्री विल बी लाइक एनी अदर टेस्ट टू यू, इट विल नॉट बी एग्जाम. और सेकेंड आइट्रेशन थर्ड आइट्रेशन में आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, ये पहले से अगर कैलकुलेशंस होंगी, आपके पास नंबर होगा, तो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा कि करना है. मेरा जनरली फर्स्ट आइट्रेशन वाले का टारगेट होता था एक्यूरेसी 95+ रहनी चाहिए, जनरली 90% के ऊपर रहती थी. सेकंड वाले में वो 70% के आसपास. थर्ड वाज फ्लक्चुएटिंग, इट वाज तुक्केबाजी. सो दिस यू रियली नीड टू फिगर आउट आफ्टर यू हैव डन द बेसिक रीड ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग टेस्ट, प्लीज मेक दिस नोट. एक्सेल बनाओ या दिमाग में रख लो, रजिस्टर बना लो, कुछ भी, समथिंग, some data point should be there to back up what you feel about the paper. So for prelims, this is all I had from my side. If you have any pre-specific questions, we can take them up. So we'll switch to the mains part now. Isme bhi same format. I'll tell you what worked for me, what were the mistakes, blunders I made. So as I already talked about syllabus, mains में it becomes all the more important that you have that printout of the syllabus. And then when you start making notes, see, digital or offline, that debate I'm not going to go into. Whatever works for you, both work. What worked for me notes में was I had these big folders, GS 1, 2, 3, 4, 2 optional के, paper 1, paper 2. और वॉट एवर कंटेंट इज कमिंग, नोट्स आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, जो भी आ रहा है वो उस फोल्डर में जा रहा है. फोल्डर में सब डिविजन थी, कलर कोडेड ऐसे करके, बस सम डिविजन, और बेस्ड ऑन द डिविजन्स दैट आई मेड इन द सिलेबस. एंड इवेंचुअली व्हाट माय गोल वाज कि आई विल नॉट टच एनी अदर बुक, एनीथिंग इन द एंड. दिस इज व्हाट इट इज. माय नोट्स इट गोइंग टू बी द ओनली सोर्स व्हेन आई स्विच टू द रिविजन मोड. सो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आई स्टार्टेड मेकिंग. In the initial attempts, whatever notes I made were completely useless. So that's also okay. Dheere dheere you learn what actually is needed. But some shortcut after my trial and errors I can give you is कि अगर answer जिस format में हम लिखते हैं, intro, some points, conclusion, उस format में notes बनाते हैं तो it helps. You have ready-made intros, you have a lot of points, जितना याद आ जाए answer में लिख दो, you have a lot of conclusions. उस फॉर्मेट में हर टॉपिक पे इफ़ यू मेक नोट्स इट रियली हेल्प्स.
उसके बाद व्हेन यू स्टार्ट गोइंग इनटू द रिवीजन स्टेज, प्रीलिम्स का हो गया या मेंस का हो गया, यू विल हैव टू रिवाइज. नाउ इतने बड़े नोट्स और सारा सोर्सेज हो जाएगा, रिविजन इज अ हरक्यूलियन टास्क. सो इसमें फाइंड आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू. व्हाट वर्कड फॉर मी वाज डिफरेंट आइट्रेशंस में ही मैंने रिवाइज करने की कोशिश करी थी. माई टारगेट यूज टू बी जितना नेक्स्ट आइट्रेशन टाइम हाफ. जैसे अगर मेरा पूरा कवर हुआ है लेट्स से 4 महीने में एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में ऑल दिस विल बी रिवाइज्ड इन 2 months, देन 1 month, लास्ट में तो 1 हफ्ते में सारा करना पड़ता है. सो नोट्स के नोट्स भी बनाने पड़ेंगे. दिस विल कम बट बिटवीन प्री एंड मेंस पार्ट, सो अभी यू विल नॉट रिलेट टू इट. डिफरेंट काइंड ऑफ हाईलाइटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरलाइंस, ये सब भी काम करता है. जैसे अभी अगर आप कोई भी किताब पहली बार पढ़ोगे, don't underline anything, don't highlight anything, because you don't know what is important. Then you've gone through the PYQs, then you have read it again PYQs, then you are in a position to see ki what does your brain pick up. For some people facts are picked up very easily, for some people concepts are picked up very easily. जैसे अगर आपको एग्जांपल लेते हैं 1857 के वॉर में कि कौन कहाँ पे लीड कर रहा था, कानपुर में कौन लीड कर रहा था, अगर ये इजीली आपको एकदम रट्टा हो गया है तो दिस इज नॉट समथिंग यू नीड टू रिवाइज अगेन. ये नहीं होता है देन दिस इज समथिंग यू नीड टू रिवाइज अगेन. सो अंडरलाइन इट, हाईलाइट इट विद वॉट एवर कलर यू वॉन्ट. So this has to be personal कि what you need to revise again based on what is your weakness in the question. That's why again and again going to the questions after reading is very important. Then mains में भी like prelims a lot of test मेंस में तो इनफैक्ट जितने टेस्ट करोगे माय ओपिनियन इट हेल्प्स. स्पीड बढ़ती है, आपका फॉर्मेटिंग अच्छी होती है. बट सी आंसर राइटिंग आई स्टार्टेड वे बिफोर प्रीलिम्स ऑल्सो. थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग कि कभी कोई क्वेश्चन कर दिया, डेली 1-2 क्वेश्चन कर लिए. बट जो फुल लेंथ टेस्ट थे वो मैं हमेशा प्री और मीन्स के बीच में ही करती थी. नाउ नो मैटर हाउ मेनी मेंस आई हैव गिवन, हर प्रीलिम्स के बाद जो पहला टेस्ट लिखते थे उसमें 3 से ज़्यादा घंटे लगते थे, जनरली 3.5 घंटे, 3 hours 40 minutes. एंड देन एज योर नंबर ऑफ टेस्ट इंक्रीज वो टाइम कम होता जाता था. अब सी यू विल बी राइटिंग आंसर्स, उनको इफ़ यू आर डूइंग इट फ्रॉम द डेली, ये जो वेबसाइट वाले कराते हैं या कोचिंग वाले कराते हैं, सो इसमें वो फिर बेस्ट आंसर्स करके या मॉडल आंसर्स करके देते हैं. दोनों चीज़ों में यू कैन गो थ्रू इट एंड फाइंड आउट कि आर यू मेकिंग एनी ब्लंडर, इज देयर समथिंग दैट इज़ वेरी ईजी टू रेप्लीकेट एंड यू कैन. जैसे मैप बना दिया, कोई डायग्राम बना दिया, कहीं पे बहुत अच्छा फ्लो डायग्राम मिल गया, तो उसको उठा के अपने नोट्स में सारा एक्यूमुलेट करते जाना धीरे 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 धीरे. यू विल नॉट रियलाइज कि अभी कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द वैल्यू एडिशन इन योर नोट्स विल बी इनक्रेडिबल if you keep doing this from the model answers and the best answers that other people are writing. Then apart from daily, this is applicable to the tests also. When you reach that stage where you have to revise, so tests में से never pick up for prelims and mains both, never have the full test ऐसे रखे हुए इतना बड़ा कि ये सब रिवाइज करना है, never. उसमें से whatever is important, pick it up, write it down wherever you want to write. Never touch the test again, the full thing. जैसे मॉडल आंसर क्वेश्चन पेपर आई यूज टू जस्ट टेक आउट अ प्रिंट ड्यूरिंग मेंस. क्वेश्चन पेपर में ही साइड में बहुत सारा नोट स्क्रिबल डाउन, कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम, इंट्रो, प्रीपेड जो प्री मेड इंट्रो होते हैं, कंक्लूजन होते हैं, वो सब वहीं पे साइड में कोने में थोड़ा थोड़ा स्क्रिबल करके कर लो. सी एथिक्स की अलग से क्लासेस हेल्प फॉर मी, because ethics is so dicey, you don't know what is scoring, what kind of answers, point वाला लिखना है, पैरा लिखना है, क्या लिखना है नहीं समझ आता है. तो ethics में classes help because they gave a structure to my prep. Whatever I prepared earlier before the ethics specific classes was more vague, that's what I realized. So this is something you can consider at a later point in your prep. Then another blunder that people do is not take optional very seriously. Yeah, don't give equal importance to GS and optional both. So abhi starting se hi figure out what optional you want to take. I hope you have figured out. How many of you have not figured out the optional yet? So all of you have figured out the optional. That's great. Most of you.
ऑप्शनल और जीएस को इक्वल इम्पोर्टेंस देना. व्हाट आई फिगर्ड वाज कि 40% एक दिन में, इफ आई हैव टू डिवाइड माय शेड्यूल, 40% ऑप्शनल, 40% जीएस, बचा हुआ 10-20% करंट अफेयर प्लस फ्रिंज. ये डेली के टाइम टेबल में इट वर्कड आउट फॉर मी. मेंस का ब्लंडर्स यू कैन मेक इज लीविंग अ पार्ट ऑफ द सिलेबस. जैसे बहुत लोग इनिशियल मेंस में एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ द सिलेबस इज मिस्ड. जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट उतना ढंग से नहीं किया, वो मिस कर दिया. सोसाइटी का कोई एक पॉइंट पूरा ही मिस कर दिया. और ये इतने लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं ना, विच आर नॉट गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस फ्रॉम लेट्स से क्लासेस और फ्रॉम अस. एंड दीज आर वेरी low hanging fruits. Once you have done that basic effort of see what are these, disaster management होता है, society होता है, internal security होता है, इनके अगर basic notes एक बार बना लिए, it will be so easy to attempt these questions, to score in these questions. So please do these effort for these kind of small topics which are not covered in the basic sources, so to say. आर्ट एंड कल्चर के इतने प्यारे प्री मेड इंट्रोडक्शंस, कंक्लूजन्स बनते हैं, क्योंकि स्टैटिक है, कुछ नया आ ही नहीं रहा है, तो आप उसके डायग्राम्स, इंट्रोडक्शंस इतने प्यारे बना सकते हो, एंड वो एज इट इज़ उतरता है पेपर में. लाइक नो थॉट गोज इनटू इट, इतना स्मूथली वो उतरता है, एंड वहाँ से कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाता है. GS1 अटेम्प्ट करने में तो आर्ट एंड कल्चर के बाद यू रियली गैदर अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. And another one which we can take for granted is handwriting. If your handwriting is bad, please do work on it. There was a point I used to work on it in the जो 4 line वाली बच्चों वाली cursive writing copy होती है. Right before the test, just write 1 page into it, speed writing करके. It really helps, because no matter how intelligent you are, no matter how good your content is, if it's not legible, I will not give marks. Whenever you are writing your test, you are presenting your answer, प्लीज़ कीप इन माइंड कि आपके लिए ये आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, बट जो चेक कर रहा है उसके लिए नहीं है. उसका आप जितना काम इजी कर दोगे, जितना प्यारा सा है, वो लेजिबल है, क्लियर है, उतने मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. इसके अलावा ब्लंडर्स मेंस में नहीं होते हैं तब तक वी आर मेच्योर इनफ टू नॉट मेक अ लॉट ऑफ ब्लंडर्स. So pre and main specific, this was it. Apart from this, I'll tell you a few general things which really worked for me. मेरे लिए स्टडी टाइमर लगा के वो पढ़ाई करना बहुत काम करता था. वो इट वाज अ रीएनफोर्सर की, और अपने आप से compete करने में ईजी हो जाता था कि कल इतना पढ़ा करा, कल इतनी पढ़ाई करी, इतनी एफिशिएंसी रही, आज अपने आप को ही बीट करना है, या एक हफ्ते बाद अपना एवरेज ज़्यादा होना चाहिए. सो दैट रियली वर्कड फॉर मी. डिसिप्लिन आ जाता था उससे. Having a fixed schedule, I was a morning person, so that is when my efficiency was most. So वो morning का 2-3 घंटे का, 3-4 घंटे का slot used to be the most efficient study slot for me. This you have to figure out when your efficiency is more. और उस time पे लंबा सा एक study slot डाल के it really helps. I guess that's it from my side. If you have any doubts, I'll be happy to answer them. General कुछ भी. PYQ? Can we get a mic to them? PYQ एनालाइज कैसे किए? मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रीलिम्स के लिए PYQs को एनालाइज कैसे करना है. जैसे कुछ टॉपर्स बोलते हैं कि हमें ऑप्शंस को एनालाइज करना चाहिए या उनको थीम्स को देखना चाहिए, तो वो तरीका क्या था आपका? So I used to pick it up subject wise, and इससे मेरा, देखो ऐसे आप बैठ के नहीं बैठते हो कि चलो आज एनालाइज करेंगे. आप बस सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन उठाते हो और सबकॉन्शियसली वो अपने आप होने लगता है. अब क्या क्या आप ले सकते हो इज़ कि आपको अपना वीक सब्जेक्ट पता चल जाएगा. तो वीक सब्जेक्ट में फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि जब मेरा वो तुक्के मारने वाली स्टेज आएगी पेपर में, तो इस सब्जेक्ट को आई विल नॉट टच, क्योंकि इसमें मेरी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 0 रहती है. तो पहली चीज़ तो ये आ जाएगी. सेकेंड, थीम्स जो आप कह रहे हो, इट डजेंट रियली वर्क उस तरीके से कि यू कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट विल कम इन द एग्जाम. इट्स कम्प्लीटली अनप्रडिक्टेबल. व्हाट यू कैन सी इज़ कि किस टाइप के थीम में किस टाइप की लैंग्वेज होती है.
जैसे वो डिस्टेंस या फिगर्स वाली जनरली नहीं होता है वो स्टेटमेंट ठीक. आई विल नॉट क्लेम इट क्योंकि आई विल फेल देन, बट जनरली जैसे फिगर्स लिखा है वो नहीं होता है ठीक ओनली, या एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है जनरली ठीक नहीं होते हैं. अब ये भी आपको ना बैठ के कंक्लूजन निकालना नहीं है, यू डोंट हैव टू राइट इट आउट कि दिस नहीं है, सबकॉन्शियसली अपने आप होता रहेगा. जस्ट गो थ्रू देम अगेन एंड अगेन, इट विल हैपन ऑटोमेटिकली, डोंट रियली नीड टू एनालाइज एज सच. आपने दो प्रीलिम्स फेल किए, तो प्रीलिम्स का डर तो बहुत बढ़ जाता है, मतलब तो उसको ओवरकम करके प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने तक का बीच का ऐसा क्या किया कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया फिर? सबसे पहले तो ऑनेस्टली अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करी थी. जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो पूरा शैटर, वो तो यूपीएससी नहीं करा दिया था, बट स्टिल आई नीड टू एक्सेप्ट इट कि ओके आई एम वीक इन दिस, आई एम वीक इन दीज सब्जेक्ट्स, आई एम वीक इन लेट्स से एमसीक्यू बेस्ड पेपर. सबसे पहले ये एक्सेप्ट किया, उसके बाद आइडेंटिफाई किया कि एग्जैक्टली गलतियाँ क्या हो रही हैं अपना लेट्स से वीक सब्जेक्ट्स, या जो मेरी अटेम्प्ट अप्रोच थी कि मेरा 50-50 वाले क्वेश्चंस में एक्यूरेसी नहीं है उतनी ज़्यादा. तो ये सारा आइडेंटिफाई करने के बाद, और सेकंड और थर्ड प्रीलिम्स के बीच में 1 साल का जो पीरियड था, इट वाज इंटेंसिव स्टडी. उसमें फर्स्ट और सेकंड में बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस आई वाज नॉट इवन स्टडीइंग दैट मच, जितना रिक्वायर्ड होता है, जितना बाद में पता चला कि रिक्वायर्ड होता है. तो सेकंड और थर्ड के बीच में इट वाज मैड अमाउंट ऑफ स्टडिंग. यूपीएससी के अलावा लाइफ में कुछ नहीं बचा था, और दैट वर्कड. एंड देन अ लॉट ऑफ पीवाईक्यूज, या फर्स्ट और सेकंड में पीवाईक्यू नहीं थे मेरे, पूरी अप्रोच में ही नहीं थे, कभी उठा लिया तो उठा लिया. बट जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि शुरू से ही लेना है, दिस हैपेंड आफ्टर माय सेकंड प्रीलिम्स. पीवाईक्यू बिकेम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन. देन आई अटेम्प्टेड अ लॉट ऑफ टेस्ट दैट हेल्प्ड. और इतने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए थे कि जो आप कह रहे हो ना मन में डर, वो एक्चुअल प्री वाले दिन नहीं था उतना. ऑलराइट, देन वील क्लोज इट एट दिस पॉइंट. If you feel any other doubts are there, I'll be here, I think downstairs or somewhere for some more time. Yeah. हेलो मैम, अपन एक लाइफ में कंटिन्यू अपन यानी प्रीलिम्स एक दो अटेम्प्ट कर लिए अपन ने, एक फिर अपन लंबा ब्रेक ले लिया उसके बाद में, लेकिन हो नहीं पा रहा. जीएस हो रहा है, सीसेट नहीं हो रहा, उसके बीच में अपन को लग रहा है कि यहाँ गलती पता चल रही है. लेकिन अपन ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, एक तरफ ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, एक तरफ सोचते हैं कि कुछ दूसरी यानी एग्जाम कर ले और जिससे अपनी एक मेंटली हेल्थ ठीक हो जाए अपनी. तो वो अपन को क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी सोचना चाहिए उसके बीच में, नहीं सोचना चाहिए? तो हाँ, क्या करना चाहिए अपन को? सी वेरी गुड क्वेश्चन. इस पे मैं बात करना भी भूल गई, बैकअप प्लान. सो मेरे टाइम पे आई डिडंट रियली हैव अ बैकअप प्लान. जो मम्मी पापा यूज्ड टू से कि दूसरे एग्जाम्स दे दो, बट आई वाज नॉट रियली इंक्लाइंड टू इट. सो मैंने ड्रॉप नहीं लिया, मैंने कोई वो नहीं किया. बट नाउ इन हाइंडसाइट इट वाज अ वेरी बैड अप्रोच. बैकअप्स गिव यू अ लॉट ऑफ मेंटल स्टेबिलिटी, दे गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि अगर ये नहीं हुआ तो इट्स ओके, लाइफ विल गो ऑन. वरना वो जो डर मन में आता है ना कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इन हाइंडसाइट टू get rid of that डर. So backups are really important. If you feel that you can give other exams right now, it will really help. लेकिन मैम इसमें अपने फैमिली प्रेशर आने लग जाता है, रिलेटिव प्रेशर आने लग जाता है, खुद का प्रेशर होता है कि कुछ नहीं कर पा रहे तो क्या करें फिर. तो उसको क्या करना है? फैमिली से बुरा होना पड़ता है अपन को एक टाइम तक कि नहीं हो पा रहा, तो क्या करना चाहिए फिर वहाँ पर? तो देखो, 2 प्रेशर्स यू मेंशन, रिलेटिव प्रेशर एंड फैमिली प्रेशर. रिलेटिव प्रेशर तो पूरा पिक्चर से ही हटा दो. रिलेटिव्स डोंट मैटर, दे डोंट मैटर एट ऑल. फैमिली मैटर्स, इमीडिएट फैमिली मैटर्स. सो उसमें अब आपको एक ऑनेस्ट अप्रोच रखनी पड़ेगी कि जो आपका यूपीएससी का है अप्रोच है या आपकी प्रिपरेशन का लेवल है, इज इट गुड इनफ? डू यू रियली हैव द कॉन्फिडेंस कि क्लियर कर लोगे? अगर कर लोगे तो लेट्स डू वन मोर अटेम्प्ट. अगर वो कॉन्फिडेंस है, बहुत ऑनेस्टली अपने आप का पूछना पड़ेगा. अगर नहीं, देन go for other exams or some other options. This is a call that you'll have to take on your personal level only. But relative pressures don't matter. Once you clear and once you have not cleared, उन 2 दिन के बीच में जो असली चेहरे दिखते हैं. नहीं मैम, एक लंबा होता है ना कि क्या नहीं कर पा रहे, फिर एक
मैंने अपने खुद की जर्नी बताता हूँ कि मैं अपनी पहले जॉब में था, जॉब छोड़ के आया, फिर घर वालों जिद से अपनी जिद के ऊपर मैं यूपीएससी में आया एक टाइम के बाद में। 2 अटेम्प्ट मैंने दिए, मुझे मेरी गलतियाँ पता चल रही है कि मेरा सीसेट नहीं हो रहा, मुझे ये नहीं करना। लेकिन अभी 3 से 4 महीने घर में शादी थी बहन की, तो वहाँ से फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा आया, तो बहुत डिस्टर्ब हुआ। वो फैमिली वाले बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, बहुत कुछ सुनने को मिला है उसके बाद में। तो वहाँ पे सी आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत डिफिकल्ट वो पोजीशन होती है. आई हैव गॉन थ्रू इट फॉर मेनी years. But once you clear na, it really doesn't matter. नहीं, It's मन में easy कि for me to say right now, obviously. It's very difficult for you to relate right now. But all this difficult months that you will go through, once you are at a good position in life, it can be this exam or it can be whatever you want to do. This will be the period you will look back and see, okay, this is where I made the maximum growth, personal aspect pe. So sustain through it. Find out ways through which you can handle the stress, through which your mental health should not depreciate. Find out ways. और अगर बहुत ज़्यादा जैसे फैमिली का या बाकी सबका प्रेशर है, लिमिट कॉन्टैक्ट. यू नो व्हाट योर गोल इज, राइट? ओके, थैंक यू मैम। हेलो मैम। मैम जैसे हमारे टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाते हैं तो उनमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो जाते हैं, लेकिन जब प्रीलिम्स देने जाते हैं तो सिर्फ 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाते हैं कई बार। सेम अप्रोच रखनी है ना टेस्ट में और पेपर में, ये गैप आना ही नहीं बट चाहिए. वो प्रेशर आ जाता है कि टेस्ट सीरीज़ में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं लेकिन प्रीलिम्स में हाफ ही हो रहे हैं। तो देखो, इस प्रेशर से डील करने के लिए एग्जाम सेटिंग में टेस्ट दो, जो ये कोचिंग वाले कराएंगे सब लोगों का, और ये सब होता है, या बेसिकली सेम सेटिंग में जाके अपना वो डर निकालना है. बहुत सारे टेस्ट दोगे ऐसे बाहर जा जाके डर निकल जाएगा. थैंक यू मैम। मैम सिंस यू आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, तो आपने अपनी तैयारी में चैट जीपीटी है और काफ़ी कुछ है, तो उनका यूज़ लिया था। और एक क्वेश्चन वो था कि जैसे एथिक्स थे और मेंस के जो अनदर पेपर्स थे, तो उसमें आप फॉर्मेट बता दोगे कि आपने किस तरीके से, ठीक है वो सब पता है कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ये तो पता है, एक आपका कुछ स्पेसिफिक तरीका कि इस फॉर्मेट से मैंने किया तो मैं निकल गया था। फर्स्ट पार्ट टेक्निकल, स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स में चैट जीपीटी वगैरह नहीं आया था, थैंक गॉड फॉर दैट. बट सी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं था मेरे प्रिपरेशन में चैट जीपीटी या ये सब. थोड़ा बहुत अगर किया था तो उसमें से ना फैक्चुअल, चैट जीपीटी नहीं, परप्लेक्सिटी से फैक्ट्स अच्छे निकल जाते थे. तो थोड़ा बहुत किया था मैंने लास्ट वाले मेंस में कि क्वेश्चन दे दिया या बोला इस टॉपिक पे गिव मी लिटिल फैक्ट, जहाँ पे भी गैप्स हैं. बट इट वाज नेवर अ प्राइमरी सोर्स फॉर मी. सो मेरा एक्सपीरियंस है नहीं, आई कैन नॉट टेल यू कि कैसे यूज़ करना है. सेकंड की आंसर किस फॉर्मेट में. सो जीएस में जो 10 मार्कर का क्वेश्चन है उसमें मेरा जनरली ये फॉर्मेट रहता था फॉर द क्वेश्चंस दैट आई नो वेरी वेल. सो उनका ही मैं बताऊंगी, जो नहीं आता है उसमें तो आपको जो आता है लिख दो. So this part usually used to be intro, and 10 marker में this used to be 2 lines, 15 marker में used to be 3 lines, around 3 lines. उसके बाद अगर कोई डायग्राम, मैप या कुछ भी है तो उसको I used to draw here with a proper label. फिर मैं पॉइंट फॉर्मेट में ही आंसर करती थी, मेरे लिए वही काम करता था. सो 10 मार्कर में I used to usually try कि 2 डिवीजन हो जाएं. सो दिस used to be bullet 1 हेडिंग, यहाँ पे फिर पॉइंट्स आते थे, जनरली 5 इधर, 5 सेकंड पार्ट में हेडिंग. कुछ अगर एक्स्ट्रा है फिगर तो वो भी यहीं आएगी. जनरली 10 मार्कर में एक ही होती थी यहाँ पर. 5 पॉइंट्स एंड देन सम क्वेश्चंस डिमांड वे फॉरवर्ड काइंड ऑफ थिंग, तो उसमें छोटा सा यहाँ पे आ सकता है, नॉट नेसेसरी, नॉट इन ऑल क्वेश्चंस. एंड देन 2 लाइन का कंक्लूजन यूज्ड टू बी एसेंशियल. अगेन इसमें 2 लाइन का, 15 मार्कर में 3 लाइंस का. 15 मार्क में बस एक पेज ऐड हो जाएगा और एक और हेडिंग आ जाएगा. और 15 मार्कर वालों में स्पेशली पॉलिटी, सोसाइटी या जो भी सोसाइटल या किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा है, क्वेश्चन पूछा है या नहीं पूछा है, एक हेडिंग होता था मेरा वे फॉरवर्ड टाइप का या सॉल्यूशन गिवन. अगर उसका टाइम नहीं मिल पा रहा है, जो बहुत क्वेश्चंस में नहीं होता, तो कंक्लूजन में ही
some solution was added. And conclusion usually used to be more broad, more philosophical, ethical. ये रहता था फॉर्मेट जनरली. एथिक्स में भी सेम ही रहता था. डायग्राम नहीं आता था एथिक्स में, वो फ्लो चार्ट टाइप के डायग्राम आ जाते थे, कहीं भी आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है. ज्योग्राफी में एनसीईआरटी जो 11th-12th की 4 एनसीईआरटी हैं उनसे हो जाता है अच्छे से. मैपिंग के लिए जब ज्योग्राफी ऑप्शनल पूछ रहे हो या नॉर्मल ज्योग्राफी, जीएस के लिए मैप्स बनाने पड़ेंगे. जैसे मैंने प्रीलिम्स में बताया, एक्स्ट्रा मैप वर्क होता है बहुत सारा, वो बनाओ, वॉल पे चिपकाओ. इट रियली हेल्प्स. बड़े बड़े मैप्स लगाना भी रियली हेल्प्स, क्योंकि मैप के क्वेश्चंस यू डोंट रियली प्रिपेयर फॉर इट, कर भी नहीं सकते हो. रैंडम कुछ भी पूछ लेता है, ये कहाँ पे है, वो कहाँ पे है. तो वो अगर मैप है और 1 साल से सबकॉन्शियसली आप उसे देख रहे हो तो हेल्प्स, क्वेश्चन आंसर हो जाता है. साइंस एंड टेक का कंक्लूजन, अगर जैसे टेक्निकल क्वेश्चन आया है कि ये टेक्नोलॉजी कैसे, तो उसका यूज़ क्या हो सकता है, वो हमारे कंट्री को कैसे बेनिफिट करेगा, ह्यूमैनिटी को कैसे बेनिफिट करेगा, सम वे फॉरवर्ड टाइप का वो कंक्लूजन आ जाएगा. लेट्स से नैनोटेक का क्वेश्चन आया, पहले तो मैंने टेक्निकल आंसर दे दिया, नैनोटेक क्या होता है, बेनिफिट्स एटसेट्रा एटसेट्रा. देन अ ब्रॉडर आंसर कि इंडिया के विकसित भारत स्ट्रैटेजी में नैनोटेक इस तरीके से काम कर देगा. ऐसा वेग सा, अच्छा सा सुनने वाला. निष्कर्ष में आएगा वो. अगर सुझाव उन्होंने अलग से मांगा है कि इसको हम कैसे यूज़ करें, तो वो पूरा हेडिंग अलग हो गया सुझाव वाला. बट अगर नहीं मांगा है तो निष्कर्ष में ही दोनों लाइन आ सकती हैं, एक सुझाव टाइप की और एक निष्कर्ष टाइप की. मैम अभी मैं ना ऐसे के टेस्ट दे रही हूँ, तो 8-9 टेस्ट दे दिए, लेकिन वो फ्लो नहीं आता है ऐसे में. रीडिंग ट्राई करो, रीडिंग से फ्लो आएगा. और लोगों के ऐसे पढ़ो, बहुत सारे टॉपर्स हैं जिनके ऐसे बहुत प्यारे हैं. विक्रम गरेवाल सर के ऐसे पढ़ो बार बार, यू रियली फाइंड आउट कैसे. उनके ऐसे में ना जो लास्ट का पेज होता है जहाँ पे उनका ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पेज है, यू रियलाइज कि उन्होंने सिर्फ 10-12 सेंटेंस टाइप के लिखे हुए हैं. दैट इज़ द पैराग्राफ दैट ही इज़ हैंडलिंग एग्जाम में. तो उनके ऐसे पढ़ो, और जो अच्छे अच्छे ऐसे आपको मिले वो पढ़ो. मैम पैराग्राफ कितनी लाइन का होना चाहिए? मतलब मेरे एक पेज में कभी कभी एक ही पैराग्राफ आ पाता है. 2, आई थिंक 2 रिकमेंडेड है. एक पेज का पैराग्राफ बहुत लंबा हो जाता है. 2, मेरा यूजुअली 2 रहते थे. बट जितना पढ़ोगे उतना फ्लो आता रहेगा. थैंक यू. अपने इससे कोई थोड़े दिन बाद वापस पढ़ो, 1-8 महीने बाद, तो कुछ चीज़ें ऐसे पता चलेंगी कि ये बहुत ही स्टूपिड लिख दिया था, ये बहुत अच्छा लिख दिया था. रीडिंग विल हेल्प. मैम मेरा ये प्रश्न है, क्या यूपीएससी सिर्फ किताबी स्टडी है, उसी की तैयारी है, या इसके बाहर भी कोई फैक्टर है, कोई सेक्टर्स है जो इसमें बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं? दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या डिसिप्लिन के अलावा भी ऐसा कोई ऑप्शन है जिससे हमारी कंसिस्टेंसी बरकरार रह सकती है? और एक तीसरा जो छोटा क्वेश्चन है कि स्पेशलाइजेशन को हम जनरलाइजेशन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? सो जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, डिसिप्लिन के अलावा और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. डिसिप्लिन और वो मेहनत इस एग्जाम में बेसिक एक बार करना ही पड़ेगा, वो बेसिक मिनिमम है. स्पेशलाइजेशन को जनरलाइजेशन, इसका क्या लेना देना है प्रिपरेशन से इस क्वेश्चन का? फर्स्ट क्या था भाई, मैं भूल गई. कैन यू रिपीट? फर्स्ट क्या था? हाँ, है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि हमें लगता तो है, या आप सब देख रहे होंगे कि सिर्फ पढ़ते रहो, बट उसके साथ बहुत फैक्टर्स आते हैं. आपकी फिजिकल हेल्थ ख़राब होने लगती है, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होने लगती है, सोशल लाइफ कट ऑफ हो जाती है. ये दिमाग में आता है कि जो आपके कॉलेज के बाकी लोग हैं जो प्रेप में नहीं आए, जॉब में गए या वगैरह, उनसे बहुत इट अफेक्ट्स कि उनकी लाइफ क्या है, आपकी लाइफ क्या है. आपकी लाइफ 4 दीवारी के जेल में बंद हो जाती है. तो पढ़ाई जो किताब वाला एस्पेक्ट है प्रिपरेशन का, वो ठीक से चलता रहे, उसके सपोर्ट सिस्टम में ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं.
जैसे मेंटल हेल्थ ठीक रखने के लिए फॉर ग्रांटेड मत लो, ऐसे मत सोचो कि चलेगी चलेगी। उसके लिए वॉट एवर हेल्प्स, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है। जैसे हॉबी एस्पेक्ट, वो सिर्फ डैफ में भरने के लिए नहीं होता है, वो एक्चुअली हेल्प करता है। जो भी आपकी हॉबीज़ हैं जो आपको खुश करती हैं, डेली थोड़ा बहुत टाइम निकाल लो, या एटलीस्ट हफ्ते में कुछ कुछ दिन में एक रिफ्रेशर टाइप का कुछ हो जाए, तो ये सब हेल्प करता है। सेकंड, जैसे जो मैंने बोला कि फ्रेंड से आप कंपेयर करने लगते हो बाकी लोगों की लाइफ से, आपको थोड़ा डीमोटिवेशन होने लगती है। तो मेरे लिए हेल्प किया था कि फ़ोन बंद कर दो, या एटलीस्ट फ़ोन पे कोई सोशल मीडिया ना रखो, ताकि दिमाग में आए ही ना कि कंपेयर करना किस चीज़ से है। तो ऐसी चीज़ें हेल्प करती हैं। स्टडी टाइमर वाला ऐप मुझे बहुत हेल्प करता था, उसमें बाकी लोगों को पढ़ते हुए देख के लगता था कि मेरा बहुत कम है, कैन बी बेटर, अच्छा हो सकता है। और जैसे घर वालों से, फैमिली से, या जो भी आपके क्लोज हैं, जो भी आपके आसपास रहते हैं, उनसे क्रिब करना पूरे प्रिपरेशन का, था पढ़ाई एस्पेक्ट ऑफ इट, वो हेल्प करता था। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। नमस्ते मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि रेगुलरिटी नहीं बन पाती। जैसे कि मेरे एक सब्जेक्ट चल रहा है वर्तमान में, पहले 2-3 सब्जेक्ट हो चुकी है, पर जैसे कि उनका रिवीजन स्टार्ट करता हूँ तो जैसे कि 10 क्लासें 15 क्लासें तक हो जाती है। उसके बाद में जैसे कोई सब्जेक्ट का टेस्ट आ गया और कुछ आ गया तो 5 दिन का गैप लग जाता है। तो उसके बाद में फिर उसको मन करता है कि जैसे वापस बुक उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि वार शुरू से वापस करना पड़ेगा। तो क्या यह आपके साथ भी होता था? बिल्कुल, थोड़े गैप के बाद वो सब्जेक्ट पूरा वाइप आउट हो जाता था, ऐसा लगता है कि नहीं पढ़ा, ये पहले ही नहीं पढ़ा है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं मैम? जितने आइट्रेशन बढ़ेंगे ना रिवीजन के, जितनी बार आप रिवाइज करोगे, ये इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग कम होने लगेगी। सेकंड, जो आप बोल रहे हो कि बीच में रैंडमली कोई टेस्ट आ गया, तो कुछ भी रैंडम नहीं होना चाहिए। आपका एक लॉन्ग टर्म प्लान ना लिख के रखो कि इस दिन से इस दिन तक मेरा ये सब्जेक्ट चलेगा। अगर कोई टेस्ट आ भी रहा है तो वो शेड्यूल में लिख के रखो कि 20 तारीख को टेस्ट है, 15 से लेके 20 तक मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, गैप आएगा सब्जेक्ट टू का, तो वो 21 तारीख से शुरू होएगा। एवरीथिंग शुड बी रिटन। अगर एक बार वो लिखा हुआ है तो एब्रप्टली कुछ नहीं आना चाहिए प्रिपरेशन में, सब कुछ प्लान्ड। मैम प्लानिंग करते हुए भी जैसे कि हम सोचते हैं कि हम ये करना ही है, उसके बाद में भी रेगुलरिटी नहीं बन पाती। हाँ, तो प्लान भी 100% नहीं फॉलो होता। कभी बनाओ, फेल करो, फिर से बनाओ, फिर से करो। ठीक है मैम, धन्यवाद। राम राम मैडम जी। राम। अ, मेरा ये सवाल था कि पढ़ाई तो 10 से 12 घंटे नहीं होती, पर स्क्रीन टाइम 10 से 12 घंटे आ जाती है, तो इसका क्या उपाय है? पहले तो स्क्रीन टाइम बिल्कुल कट ऑफ कर दो, और फिर पढ़ाई को जितनी भी हो रही है, अभी अगर 4-5 घंटे हो रही है, धीरे धीरे बढ़ाओ। आ जाएगा 10-12 भी, जब मेन सर पे आएगा ना, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अपने आप होएगी 10 से 12 घंटे। और रोज़ नहीं होएगी, अभी भी नहीं होएगी, तब भी रोज़ नहीं होगी। एवरेज लेके चलना है मेरा कि एवरेज एटलीस्ट 8 आ जाए। थैंक यू मैम। हेलो मैम। नमस्ते मैडम, मेरा नाम रणवीर। मेरा क्वेश्चन ये है कि ओपोनेंट कैसे चुने? जैसे मेरा बैकग्राउंड साइंस से है, तो मुझे लगता है कि मुझे साइंस में भी कुछ भी नहीं आता, और हिंदी इंग्लिश तो क्या ही बताऊँ फिर मैं। तो आप बताओ कि कैसे चूज करें उसे। सी, बैकग्राउंड का मेरा मानना है उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितने लोग बैच में रहे हैं दुनिया भर के बैकग्राउंड से, दुनिया भर के लेवल ऑफ एकेडमिक्स से, सब कुछ है। जितने लोग क्लियर कर रहे हैं ना, दे आर हर तरीके के लोग हैं। सो मुझे नहीं लगता है बैकग्राउंड का फ़र्क पड़ता है ऑनेस्टली। बट मैं मान सकती हूँ कि बैकग्राउंड का फ़र्क हमारे कॉन्फिडेंस पे आ जाता है प्रिपरेशन करते हुए। तो उससे डील करने के लिए, जैसे साइंस एंड टेक आप करोगे, सब्जेक्ट है, बाकी भी सब्जेक्ट है, ज़रूरी थोड़ी है बाकी सब्जेक्ट में अच्छे होगे। अगर साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो बाकी सब्जेक्ट्स क्या सॉर्टेड हैं? नहीं। तो ये भी एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की तरह लेना है। साइंस एंड टेक का करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर बिल्कुल बेसिक भी नहीं आता है तो किसी कोचिंग के नोट्स उठा लो, उसको अच्छे से रट लो, तो धीरे धीरे हो जाएगा। और हिंदी इंग्लिश में एक बार पेपर दो, वो नहीं है जो क्वालिफाई वाला मेंस वाला पेपर है, वो उतना मुश्किल नहीं है, रहेगा। मैं फिर जैसे एक साथ कितने सब्जेक्ट पढ़े बाद में? एक साथ कितने? मेरे लिए काम करता था कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, ताकि वो बोरिंग ना हो, थोड़ा Optional के इंटरेस्टिंग साथ? बना रहे। ऑप्शनल के साथ? नहीं, अगर ऑप्शनल भी इक्वली चल रहा है, एक बारी में 2 सब्जेक्ट, फिर वो ऑप्शनल और कोई सा भी जीएस, ऐसे। ओके मैम, थैंक यू।
मैम जैसे अपन मैगजीन पढ़ते हैं ना, तो उसके साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि मैगजीन में क्या होएगा, एक साथ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, तो वो आपको ये कॉन्फिडेंस देगा कि सारा एक जगह पे है, बट एक्चुअली दिमाग में घुस नहीं रहा है वो। हाँ। न्यूज़पेपर में क्या होएगा, सेम टॉपिक रोज कवर हो रहा है, तो वो इंटरनलाइज हो जाएगा। तो प्री के फैक्ट्स वाला रटने वाली चीज़ मैगजीन हेल्प करती है, बट जो आपकी नॉलेज बढ़ाने वाला है या जो आपके मेंस के आंसर में डेप्थ चाहिए आपको, वो सब रोज का न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत फायदा होता है। और जैसे नेक्स्ट ईयर एग्जाम है, तो इस वाले एक साल पहले तक का पढ़ना है। तो फिर इस साल क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए हमारी, मतलब इस routine साल पूरा? फैक्ट्स पे ध्यान मत दो, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल वाला पेज पढ़ लो। रीडिंग से आपको नई चीज़ें ऐसे में हेल्प हो जाएगी, राइटिंग में हेल्प हो जाएगी। एडिटोरियल्स वाला पेज, एक्सप्लेन्ड वाला पेज इंडियन एक्सप्रेस में आता था, या किसी भी न्यूज़पेपर में जो वैसा एक्सप्लेन टाइप का पेज होता है वो पढ़ लो। और जैसे नेक्स्ट मंथ एग्जाम है ना, तो उस मंथ अपने ऐसा मतलब कैसे सब पूरे सब्जेक्ट्स को कवर किया, कैसे पढ़ा, वो वाला बताओ। जो मैंने बताया ना, रिवीजन में टाइम आधा होता जाता है, तो लास्ट के 1 महीने या 2 महीने में रिवीजन 3 बार होती है। लास्ट के 2 दिन में होती है, उससे पहले 1 हफ्ते में होती है, उससे पहले 1 महीने में होती है। धीरे धीरे वो टाइम कम अपने आप हो जाता है। आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली आपको रिवाइज करना क्या है, अगेन कि आपका दिमाग क्या पकड़ पाता है, हो जाएगी। लास्ट के 2 दिन में सारे सब्जेक्ट रिवाइज हो जाते हैं। यस। मैम, ऑल्दो यू लुक फिटनेस फ्रीक, बट कुछ हैक्स हैं पर कुछ हैक्स हैं प्री या मेंस एग्जाम के पेपर के अलावा, न्यूट्रिशन के या मेंटल हेल्थ से लेकर कि जब वहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हो तो मैंने ये हैक्स फाइंड आउट करे। अटेम्प्ट करते हुए? हाँ, पेपर देते हुए न्यूट्रिशन का या फिर मेंटल हेल्थ का। देखो, प्री में जो एग्ज़ाम के बीच में गैप आता है और जो उस टाइम मौसम रहता है, बहुत सारे लोगों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है। दिल्ली में या इस एरिया में भी अगर आप दोगे, लू लग जाएगा, गर्मी से बेहोश हुए हैं कुछ लोग। तो उस टाइम पे हाइड्रेशन, शेड में रहना, ठंड में रहना, ये सब। चॉकलेट वगैरह तो मैं नहीं लेके जाती थी, इफ़ दैट। हाँ, एक मेरे लिए बहुत काम करता था मेंस के टाइम पे स्पेशली, क्योंकि 2-2 एग्ज़ाम लिखने हैं और बहुत फास्ट और अलर्टनेस से लिखने हैं। तो एग्ज़ाम से जस्ट पहले, सेंटर में जाने से जस्ट पहले, मैं बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड ब्लैक कॉफ़ी पी के जाती थी। बस 1-2 पानी के उसमें बेसिकली कॉफ़ी का शॉट मार के जाती थी मैं। वो बहुत हेल्प करता था, बहुत ज़्यादा। दोनों पेपर से पहले, मेंस में दोनों पेपर से पहले। नमस्ते मैम, मेरा टर्म 2027 का है। अब फिलहाल में मेरा GS3 चल रहा है और साथ में मेरी ऑप्शनल हिंदी चल रही है, ऑप्शनल चल रही है। तो अब जनवरी में मतलब 27 तारीख को मतलब CSET का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो CSET में अभी से मेरा BA के सब्जेक्ट में मेरा मैथ भी नहीं था, 10th से छोड़िए। तो अभी लेने बेनिफिट है कि मतलब मैं पहले यूट्यूब से अपनी जो बेसिक सी चीज़ें उनको कंप्लीट कर लूँ, फिर बाद में जो भी अक्टूबर नवंबर में बैच स्टार्ट होगा, जब ले लूँ CSET का, तो मैं 27 तक उसको कंप्लीट कर सकता हूँ। अक्टूबर वाला भी ले सकते हो, अभी ज़रूरत नहीं है। अभी अपना यूट्यूब से और बाकी चीज़ों से थोड़ा बेसिक कवर करके देख लो कि बिना बैच के भी काम चल जाएगा क्या। और मैम ये है कि जैसे कि हमें टारगेट्स बनाते हैं कि हमें जो भी मुझे क्या है कि जनरल साइंस जो भी सब्जेक्ट होती है वो पढ़ लें, फिर PYQ क्वेश्चन होते हैं उनको कंप्लीट कर लें। तो टारगेट्स हम बना लेते हैं, फिर बाद में हम टारगेट से नज़दीक भी पहुंचते हैं, फिर नहीं हो पाता, फिर दोबारा से दूसरा टारगेट कोई बनाते हैं। दिक्कत नहीं, 100% कभी नहीं होता। बल्कि मेरा तो ये रहता था कि ऐसा टारगेट बनाओ जो हो ही नहीं सकता। 100 नहीं होएगा, 80 तक भी हो जाएगा, चलेगा। और मैम जैसे कि बी के लिए जैसे टेस्ट लगते हैं कोचिंग के, तो जैसे कि साइंस टेक का कोई टेस्ट लगता है ना, तो रिवीजन तो कर लेते हैं, फिर जो ऑप्शनल चलती है, सब्जेक्ट चलती है, ऑप्शनल चलती है ना, तो वो छूट जाती है, फिर पीछे से उसको करते हैं, फिर साइंस टेक छूट जाती है। तो उसको कम्युनिटी मतलब कैसे लाएं बराबर ही? देखो, ब्रॉड टारगेट लेके चलना है कि इस पूरे महीने में ये सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसको तोड़ो। एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई भी लक्ष्मीकांत एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे को ये लेट से 2 महीने में करनी है, तो मेरे पर डिवीजन आ जाएगा ना कि 1 महीने में कितनी करनी है, 1 हफ्ते में कितनी करनी है। फ्लेक्सिबिलिटी इतनी हो सकती है कि इस हफ्ते में नहीं हो पाई तो फिर नेक्स्ट वीक में डबल करनी पड़ेगी, बट ब्रॉड टारगेट आपका मैच हो जाना चाहिए, कोशिश करनी है।
मैम जैसे प्रॉब्लम तो इसमें आती है कि आंसर राइटिंग हम करते हैं, जैसे कि मैंने 100 से प्लस मतलब आंसर राइटिंग कर रखी है, और यूट्यूब पे जैसे कि उस पर चैट जीटीपी से करता हूँ, और जो मेरे क्वेश्चन होते हैं ऐप पर भी डालता हूँ, तो स्कोरिंग मार्क मतलब 5 नंबर मिलते हैं 4, और मुझे लगता है कि मेरा क्वेश्चन सही है, फिर भी डाउट्स होता है कि ये कम नंबर, और उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं फ्री आंसर राइटिंग को, जैसे कि क्वेश्चन के जैसे कि आपने भी को यूपीएससी का जैसे कि मेंस लिखा होगा, तो जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आया है तो इसको ऐसे लिखना चाहिए सटीक थोड़ा। देखो मार्क्स पे मत जाओ फिलहाल तो कि कितना मिल रहा है, क्योंकि वो बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, बट आपको ना खुद ही पता चलेगा कि आपने क्या गलती करी, कंपेयर अगर आप करोगे अच्छे आंसर से। चैट जीपीटी वाला मुझे नहीं लगता इज़ अ गुड कंपैरिजन, क्योंकि वो ह्यूमन कंपैरिजन नहीं है। जो आप क्वेश्चन लिख रहे हो, अगर वही क्वेश्चन कोई और भी लिख रहा है ऑनलाइन, अगर बेस्ट कॉपीज़ अपलोडेड हैं, या टॉपर की कॉपीज़ उठाओ, टॉपर की कॉपीज से आंसर लिखो, सेम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, देखो उसने क्या लिखा था, आपने क्या लिखा, स्टार्क डिफरेंसेस कुछ होंगे, उसमें से आप कुछ अच्छा उठा पाओगे, धीरे धीरे फिर वो इतना धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर।